चलिए हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर है हमारा +2 का केमिस्ट्री का। तो 12th केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे हम, ठीक है। और धीरे धीरे हम चैप्टर के क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज हमारा क्या है, आज हम एक लॉ करना है और ये है, ठीक है, और लॉस लॉ, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ये वाला आज लॉ करना है और लॉस लॉ करना है हमने। अब इसमें इस लॉ में सबसे अच्छी बात क्या थी ये ध्यान रखना है। पहले तो इसका आउटव्यू देख लीजिए और लास्ट लॉ। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चे पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये कुछ धीरे धीरे स्टेप्स में देखेंगे, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में लिखेंगे और फिर अच्छे से इस लॉ को समझेंगे। ये पहली बात ये कहता है बच्चों कि एट इनफिनिट डिल्यूशन डिसोसिएशन इज कंप्लीट। ये देखिए बच्चों, वो कहता है कि अगर आपने इनफिनिट डिल्यूशन कर दिया है, मतलब ये है कि कोलास लॉ ये मानता था कि जैसे जैसे आप डिल्यूशन करते हो, वाटर ऐड करते जाते हो, तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता रहता है, ब्रेक होता रहता है। पर जब आपने इसकी डिल्यूशन ही इनफिनिट कर दी है तो इसका जो डिसोसिएशन है वो पूरा हो चुका है, समझे भाई। अब क्या होगा, जब वो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों, अब पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं, फिर इसका लॉ को समझते हैं। जैसे ये हमने सेल की कंट्रीब्यूशन कंडक्टिविटी को देखना, मान लीजिए, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी देखनी है और मान लीजिए इसमें हमारे पास है NaCl नेगेटिव। समझे बात, आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो ये आ गया अपने पास। अब इस Na ने इधर जाना है, मान लीजिए इनफिनिट डिल्यूशन है तो हम इसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं। देखो कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रोड से चेक होगी, ऐसे तो होगी नहीं। आपको मैंने वो बताया था इलेक्ट्रोड्स में बीच में डिस्टेंस L, जिसको हमने L इज द डिस्टेंस इलेक्ट्रोड एंड A एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट्स लिया था, फिर L/A सेल कांस्टेंट ले लिया था। उसी तरह से यह मेजर होता है। अब होगा क्या बच्चों कि NaCl में Na इधर और Cl इधर जाएगा और इसी तरह से ये सर्किट पूरा माना जाता है, ठीक है ना। Cl नेगेटिव। अब होता कैसे है, अब ये देख लीजिए, ये ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये हो क्या रहा है बच्चों, ये देखिए, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेता है ये वाला और Cl इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो साइंस ये मानती है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो गया, इसको कंट्रीब्यूशन बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बोल देते हैं। हुई कैसे है, पॉजिटिव इधर गया और नेगेटिव इधर गया। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी को करने के लिए कैटायन और अनायन ये दोनों की जो कंडक्टिविटी मिलके होगी वही फाइनल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बनेगी। अब इन दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी और इसकी, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तभी हमारे पास NaCl की कंडक्टिविटी आएगी। ये ध्यान रखना। अब सब जी इनफिनिट डिल्यूशन तो आ चुका है, डिसोसिएशन हो गई है कंप्लीट। अब सर जो Na कंट्रीब्यूशन करेगा कंडक्टिविटी में, देखो दोनों का सम में पूरी कंडक्टिविटी बन रहा है, तो कंडक्टिविटी ऑफ Na एट इनफिनिट डिल्यूशन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl एट इनफिनिट डिल्यूशन, ये जो दोनों मिलके मोलर कंडक्टिविटी बनाएंगे एट इनफिनिट डिल्यूशन। हम मोलर की बात करते हैं। अब यहां तो इक्विवेलेंट भी सेम ही होगा क्योंकि एक ही तो Cl है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na आयन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन अनायन की दोनों की सम का होगा। ये समझ लग गया आपको। चलिए अब साथ ही इनफिनिट डिल्यूशन पे Na जो कंडक्टिविटी करता है, जो Na अपनी कंडक्टिविटी करता है एट इनफिनिट डिल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में वो सेम करेगा। उसको उसके जो साथी है, क्लोरीन हो, ठीक है, फ्लोरीन हो
OH हो, कुछ हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां एक लाइन बन जाती है, जो लाइन आपको देखनी है, जो ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। तो सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे ईच आयन कंट्रीब्यूट्स, ये हम बातें भी समझेंगे, कंट्रीब्यूट्स आ डेफिनेट वैल्यू, इसका बहुत बड़ा मतलब है डेफिनेट वैल्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इररिस्पेक्टिव, मतलब बिना ये देखे कि कौन है साथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन एसोसिएटेड विद इट, उसके साथ कौन सा आयन जुड़ा हुआ है उसको बिना देखे बिना सोचे वो अपनी कनेक्टिविटी करता है। अब यहां से आगे ईच आयन कंट्रीब्यूट्स, मतलब वो अपना हिस्सा डालता है। डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू का एक मीनिंग है बच्चों, डेफिनेट वैल्यू का मतलब ये है कि हर बार इनफिनिट डिल्यूशन पे सोडियम की जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो सेम आएगी, वो चाहे NaCl के साथ हो, चाहे NaOH के साथ हो, चाहे Ca3CNA के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसकी इनफिनिट डिल्यूशन पे जो कंट्रीब्यूशन आएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए वो एक डेफिनेट वैल्यू है। ये है इसका मतलब, डेफिनेट मतलब एक फिक्स वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन एसोसिएटेड। अब वो किसके साथ अटैच है इसका उसको कोई लेना देना नहीं। NaCl भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, एंड Ca3CONA भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए उसको इसका कोई लेना देना नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर एसोसिएट आयन, अदर आयन एसोसिएटेड विद इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन, चलो नेचर भी लिख लीजिए साथ में, नेचर ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन एसोसिएटेड विद इट, मतलब दूसरा आयन कौन सा उसके साथ अटैच है उसकी कंट्रीब्यूशन का उसको कोई लेना देना नहीं है, उसने अपनी ही कंट्रीब्यूशन करनी है। ये समझ लगा बच्चों आपको। अब होगा क्या आगे, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो मोलर कंडक्टर्स होती है इनफिनिट डिल्यूशन पे उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की जो होगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जो मोलर कंडक्टेंस ये वाला मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूशन इज ऑफ कैटायन प्लस एनायन, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूशन इज, जो कैटायंस है आपके पास, जो अनायंस है आपके पास, उनकी होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि राइट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2, अब ये देख लीजिए बच्चों एट इनफिनिट डिल्यूशन ये आ गया Mg प्लस का प्लस 2 लैम्डा। अब यहां देखना पड़ेगा आपको, ये 2 किस लिए है बच्चों, क्योंकि पानी में उसके 2 आयंस है, वो जो दोनों मिलके करेंगे कंट्रीब्यूशन वो अनायनिक कंट्रीब्यूशन ही बोली जाएगी। आपको ये समझ लगा जो दोनों मिलके करेंगे उसको अनायनिक कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो क्लास का क्या होता है कि एट इनफिनिट डिल्यूशन डिसोसिएशन जब कंप्लीट हो जाती है, देखिए ध्यान रखें बच्चों, तो ईच आयन जो है कंट्रीब्यूट से डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू मतलब उसकी हर बार जो कंट्रीब्यूशन होगी वो सेम होगी, irrespective of at invention, irrespective of nature of other ion associated with it, उसके साथ दूसरा कौन सा आयन लगा हुआ है उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी जो वैल्यू ऑफ कंडक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन है या उसकी जो कंडक्शन में भागीदारी है कंट्रीब्यूशन है, वो डिपेंड नहीं करती है वो किसके साथ अटैच, इसके इररिस्पेक्टिव है। अब इन सब में सोडियम की कंट्रीब्यूशन यानी सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो NaOH हो, चाहे वो Ca3Na हो, बट
बट कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल सकते इसको, आपके पास इनफाइनाइट डिल्यूशन तब होनी ही चाहिए बच्चों। तो जब आपके पास इनफाइनाइट डिल्यूशन होगी तभी आप ये वाला काम कर सकते हो, लॉस लॉ को यूटिलाइज और यूज कर सकते हो। आपको आप अब कर तो लिया, तो इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदे वाली बात तो वो हम करते हैं अभी। कोरलास लॉ के फायदा क्या है, हमें क्या मिला इससे सर? देखो जो कोरलास लॉ है बच्चों वो हमें करना है। तो यूजेस क्या आ गए इस लॉ के? पहला ये यूज जो है बच्चों, देखिए हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे एक फिक्स वैल्यू दे देता है कंडक्शन की। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों वो हर बार इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, उसके आगे डिल्यूशन पे कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। तो वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो हम क्या लिखते हैं इसमें से? जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट dissociate completely at infinite dilution and hence its definite value of conduction can be found। हम इसको ढूंढ सकते हैं, कैन बी फाउंड, ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इट नेवर एवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर एवर डिसोसिएट completely at any infinite dimension। हम जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। So hence its definite connection or electrolytic connection cannot be found। तो हम इसकी कंडक्शन को कभी फाउंड नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है बच्चों? एक तरीका है। क्या तरीका है बच्चों? बट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बट वी कैन यूज, ठीक है, लॉस लॉ टू फाइंड कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे होगा बच्चों? ये तो आ गया लॉ, ये आपने पढ़ भी लिया, ये आपको याद भी होगा। अब ये करेंगे कैसे? पहले मैं आपको थोड़ा इसका जो करके प्रैक्टिकली बात है वो करते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो लिखेंगे। अब ये तो पता ही आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग की इलेक्ट्रोलाइट कंट्रीब्यूशन आएगी। क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि उसके जितने आयन फर्निश होने हैं वो तो हो चुके हैं, वीक के तो पूरे फर्निश हुए नहीं अभी। अब आपने सोचा भी ये तो सर जी ये मेरी इनफिनिट डिल्यूशन है, जितना पानी मैंने डालना था डाल दिया इसमें, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैंने तो कर दी सर इनफिनिट डिल्यूशन। अब यहां से जो डिसोसिएशन शायद कंप्लीट होगी। अब उसके बाद 1-2 बाल्टी और डाल के देखो पानी फिर वो टूट जाता है। तो इसका मतलब है वो कंप्लीट कभी टूटता ही नहीं है। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ ही नहीं है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंट्रीब्यूशन जो है कंडक्शन में कैसे ढूंढे? तो कोलॉस ने ये देखा, जब ये वाला वो कहता है कि जब आयंस की कंट्रीब्यूशन एट इनफिनिट डिल्यूशन
फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, वो किसके साथ अटैच है ये नहीं पता है उनको, पर उनकी कंट्रीब्यूशन जो है कंडक्शन में सेम है। तो आपको मान लीजिए बच्चों कि आपको चाहिए एसिटिक एसिड की कंट्रीब्यूशन ये वाली। अब करना क्या है बच्चों, इसमें है 2 आयन, आपको क्या करना है ये 2 आयन्स वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना है और उनकी कंट्रीब्यूशन से उनकी जो वैल्यूज है कंट्रीब्यूशन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो यहां भी तो वही होगी ना बच्चों। अब CH3 की वो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट में H के साथ अटैच है या Na के साथ अटैच है, वो तो कोई मायने रखता ही नहीं है। अब वो किसी के साथ अटैच हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो क्लास में बता दिया कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है एट इनफिनिट एडिशन वो फिक्स है। अब ये V के साथ अटैच हो चुका है, ब्रेक तो हुआ नहीं है पूरा, तो हम निकालेंगे कैसे, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प ले लेंगे जो हमें क्लास में बताया। अब करेंगे क्या, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लेंगे CH3CONa प्लस और माइनस, इसमें जो कंट्रीब्यूशन आएगी, और फिर ले लेंगे HCl माइनस और प्लस, इसमें जो कंट्रीब्यूशन आएगी, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब इसमें से NaCl की कंट्रीब्यूशन जो है वो माइनस कर देते हैं बच्चों। देखो इसमें कंट्रीब्यूशन इसकी और इसकी है, इसमें कंट्रीब्यूशन इसकी और इसकी है, और NaCl में अगर हम Na और Cl की कंट्रीब्यूशन निकाल दें, माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बचेगी क्या, ये और ये, तो ये जैसे बचेगी डेल्टा M Ca3CO नेगेटिव प्लस डेल्टा M Na पॉजिटिव प्लस डेल्टा H पॉजिटिव प्लस डेल्टा Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। ये सबके आयंस की कंट्रीब्यूशन आ गई, यहां ये जुड़ रहा है, यहां ये माइनस हो रहा है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कैंसिल होगी, इसकी और इसकी कैंसिल होगी, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बची क्या बच्चों, Ca3CO नेगेटिव प्लस Ca3H की कंट्रीब्यूशन, ये बच गई बच्चों। अब मान लीजिए मेरे को इन तीनों की कंट्रीब्यूशन पता हो, तो इन दोनों की जोड़ के मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास तो यही आ जाएगा ना, ये देखिए ये बन तो गया, यही तो बन गया, ठीक है ना। अब जैसे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे HCl की कंट्रीब्यूशन होती है 425, आपको एक ऐसा NCERT में कुछ एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन है 188 है मान लीजिए, और इसमें एक आ जाता है ये इसकी कंट्रीब्यूशन है 96। अब इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर दो, तो आपके पास इसकी कंट्रीब्यूशन आ गई एट इनफिनिट डिल्यूशन, चाहे ये ब्रेक नहीं हुआ, बट हम ये बोल सकते हैं कि ये इतनी जो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू है कंट्रीब्यूशन कर देगा। अब ये एक और बात सुनते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, तो इसको हम ऐड करते हैं ये वाला आ गया 25 और 96, तो ये 4 इधर ले लिए 100 और वो आ गया आपके पास 400, तो ये बन गया 501। इसमें से 188 हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है बच्चों। अगर हम इसमें से 188 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 323, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये वाला ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम, ये आपकी इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू 333। अब देखिए, अब ध्यान से देखनी बात, क्या बात देखनी, तो ये तो आ गया बच्चे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या आ गया ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, ध्यान से देखना। अब क्या बच्चों, आपने मान लो पानी में इसको डाल दिया, लैम्डा Ca3COH डाल दिया, ध्यान से देखना बच्चों, ये वो है जो ये डेफिनेट वैल्यू पे इनफिनिट डिल्यूशन पे जो कंट्रीब्यूशन ये कर सकता है, इसको बोलेंगे ये वाला, ये इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता ना, ये तो हमने पूरा ब्रेक हुआ मान के फिर निकाला पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। आपको निकालना कैसे था, ये इससे निकालना था बच्चों, इससे निकालना था, क्योंकि हमने तो स्ट्रॉन्ग का लिया ना, वैल्यू तो इसकी आ गई। अब मान लीजिए आपके पास इसकी कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन 1 पे आ गई मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन।
ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन पे आ गई। ये सब मिलेगी बात आपको। अब जो इसकी, अब ये अगर इससे कम आई है, ये देखिए ध्यान से देखना बच्चों, डेल्टा एम एट एनी कंसंट्रेशन, ये तो इनफाइनाइट पे है, ये तो मैक्सिमम है। अब ये तो कम आएगी ना, क्योंकि किसी कंसंट्रेशन पे ये पूरा तो ब्रेक नहीं होगा, ये होता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ब्रेक। ध्यान रखा कि आपने ध्यान से सुना, तो ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ब्रेक होता है तो मैक्सिमम देता है। अब ये किसी कंसंट्रेशन पे, ये इनफाइनाइट तो है नहीं, तो इसकी जो कंडक्शन होगी बच्चों डेफिनेटली इससे कम होगी। अगर ये कम आई है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें जो Ca3 पाया है, आपने डाला है, वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ, वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ। आपको समझ लगी बात? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 333 आनी चाहिए थी, वो हमने एक क्वेश्चन बना लिया। अब ये आ गई किसी कंसंट्रेशन पे, आपके पास ये वैल्यू है, ये तो आपने ऐसे निकाली और लास्ट के सिस्टम से निकाल ली। अब इसकी वैल्यू एट किसी भी कंसंट्रेशन पे, जब हमें इसको पूरा तोड़ना ही नहीं है तो हम थोड़ी कंसंट्रेशन पे इसकी कंडक्शन मार्जिन निकाल लें, तो इसका मतलब ये पूरा ब्रेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो आपको पहले भी किया हुआ हमने सॉल्यूशन में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल पे कितना फ्रैक्शन ये ब्रेक होता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। तो वो होती है बच्चों इनकी जो है रेशो। डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होगी वो होगी ये रेशो, ये देखिए अगर तो ये दोनों इक्वल हुई तो फिर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, मतलब ये पूरा टूट गया। अब डेफिनेटली ये कम है, ये ज्यादा है, और ये 1 से कम आएगी। अगर इसकी कंट्रीब्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन से कम है तो इसका मतलब ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ तो कितना % ब्रेक हुआ है ये हमें निकालना है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है निकालना तो इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि वो 1 मोल पे या कितने 100 मोल पे कितना ब्रेक होता है, कितना फ्रैक्शन वो ब्रेक होता है। ये हमने पिछले सॉल्यूशन में अच्छी तरह किया है। अगर आप बच्चों पहले नए आए हो, आज पहली बार ये लेक्चर सुन रहे हो, पूरा सुन रहे हो, तो आपको पीछे सॉल्यूशन वाला टॉपिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा आ गया मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये डेफिनेटली 1 से कम होगा, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब है ये पूरा ब्रेक हो चुका है। अगर ये बराबर नहीं है तो पूरा ब्रेक नहीं हुआ अभी। ठीक है ना? तो मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि अगर ये पूरा टूट जाता है, पूरा टूट जाता है तो इतनी करता था। ठीक है ना? एक पे कितनी करता है, इस पे तो कितना ब्रेक हुआ, बस इतना ही तो पूछना था। तो एक ऐसी यूनिटरी मेथड है। तो ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का भी जो फायदा है, कर्नौस लॉ ने बिना कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए निकालने का हमें हेल्प किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो बच्चों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 और 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें ये देखना है कि हमें किन को ऐड करना है और किसको माइनस करना है। देखिए हमें जो आयंस चाहिए वो रखने हैं, जो आयंस नहीं चाहिए उसका एक जो कंपाउंड और होगा उसकी कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे, आपको वो सीक्वेंस ये वो सारा मिलता जाएगा, आप उसको करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो आपको सब कुछ मिल जाता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो दिया ही होगा एसिटिक एसिड है, तो इसके आयंस आपको चाहिए ये और ये चाहिए, ये वाले दोनों चाहिए। अब इसमें से तो ये मिल गया, इसमें से हमें ये मिल गया। अब Na और Cl तो फालतू मिल गया ना, इसका क्या करेंगे कंट्रीब्यूशन का, तो वो NaCl की कंट्रीब्यूशन माइनस कर दी बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए। ये सब की जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेट वैल्यू होती है वो सब निकाल के रखी हुई है, क्योंकि इसकी तो बदलनी नहीं है। ये तो कॉलॉस ने बोल दिया कि जब वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जाएगा और वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, जब वो पूरा ब्रेक हो जाएगा तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूशन है फॉर मोलर कंडक्टिविटी, वो कभी बदलेगी नहीं। एट 298 केल्विन और ये वो सारी कंडीशन आपको बता दी। तो फिर हम यहां से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंट्रीब्यूशन निकाल पाते हैं, और उसी के बाद हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की या किसी भी की हमने सबकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंट्रीब्यूशन निकाल के रख ली।
अब मान लीजिए किसी कंसंट्रेशन में उसकी आगे कंट्रीब्यूशन इतनी, तो इसका मतलब है इससे तो कम ही आएगी ना। इसका कम आने का मतलब क्या है, ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ आगे, तो ब्रेक तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। अब ये कंसंट्रेशन अगर है तो इसका मतलब इसमें लेस वाटर कंटेंट है, पानी कम डाला हुआ हमने, तभी तो इसकी कंट्रोल है। तो पानी कम है तो आयंस कम ब्रेक होते हैं, तो वो उसकी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम ब्रेक होते हैं, उसकी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो यहां हमें कोरलॉट्स लॉ का एक कंप्लीट जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूजेस हैं, जो फायदा मिलता है, वो इस लेक्चर में हमने अभी देखना है। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं स्टेप 2, तो हमें ये अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें क्या समझ आया। ठीक है, ये बात देखते हैं आगे बच्चों। तो इसमें से हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं बच्चों। तो ये है हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन के लिए। तो ये आता है बेटे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको ऐसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन होगी उसकी। तो इज ऑफ मिथेनोइक एसिड, ऑफ, थोड़ी सी लाइन इससे अभी सेटिंग से आई, मिथेनोइक एसिड, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे कर दिया इसने, इज 46.1 C1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये देखिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बहुत बड़ी बात है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप बोलोगे सर डिसोसिएशन तो आपने बताया था, इसका तो बताया ही नहीं, ये भी मैं बताता हूं इसमें क्या आता है। ठीक है, तो गिवन क्या आपको, डेल्टा एम इनफाइनाइट पे जो दे रखा है 346.6 एंड डेल्टा HCOOH नेगेटिव, ये आपको दे रखा है 54.6 ऐसा। अब आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब मिथेनोइक एसिड है, तो मिथेनोइक एसिड होता है बच्चों ये। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है मिथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है ये, मिथेनोइक एसिड एक ही होता है, तो ये बन गया इसमें। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं एट इनफिनिट डिल्यूशन, ये इनफिनिट पे है। मैं बताता हूं आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्यों है। तो ये आ गया बच्चों, अब इसमें हम ये वैल्यूज डालेंगे, तो ये आ गया अपने पास 54.6 और ये आ गई 36.6। ठीक है, अब इसका एक मतलब था बच्चों, देखिए जो आपको मिथेनोइक एसिड की कंट्रीब्यूशन आएगी, तो ये तो आ जाएगी बच्चों 404। ठीक है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो ध्यान रखना है, C1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये देखो ये इतनी है और ये तो इतनी है, लेकिन अगर ये इनफिनिट डाइल्यूशन पे होता तो इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी होती। अब बता रही है किस कंसंट्रेशन पे बच्चों, इसको C ले लो आप, ये कंसंट्रेशन, इसको C ले लो। अब ये इनफिनिट डाइल्यूशन तो है नहीं, ये है 0.025 मोल 1 लीटर में, 0.025 मोल 1 लीटर में, ये हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है। अब क्योंकि इसकी जो इनफिनिट डाइल्यूशन पे इतनी कंट्रीब्यूशन है, कंडक्शन है, ये कम है, इसका मतलब ये पूरा नहीं टूटा। कौन सा, मिथेनोइक एसिड। तो अल्फा क्या आएगा बच्चों, अल्फा आएगा कंडक्शन एट मोलर कंडक्शन एट C, मोलर कंडक्शन एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो ये आ गया 46.1 और 404/2। आपको ये पीछे अभी फॉर्मूला करवाया था, आई होप कि आपको पता होगा। तो ये आ जाएगा 0.145। ठीक है, ये 0.145
414 आ गया। तो ये इसकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखें तो ये 41.4% आता है, यानी 100 मगर इतने मोल छूटेंगे, बाकी नहीं टूटेंगे। 1 मोल में तो 0.4 मोल टूटेंगे, 100 मोल ले लोगे तो 41 टूटेंगे, और बाकी जो 59 या 48.6 मोल जो है वो अनब्रेक्ड पड़े रहेंगे, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वो आयंस नहीं देंगे, वो वहीं पानी में पड़े रहेंगे। बट जो कुछ भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल रही है वो इतने आयन के टूटने से मिल रही है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन आपको अगर ज्यादा लेनी है तो वो नीड वाटर दिया, तो आपको ये चाहिए उसमें से। ये समझे बात है? तो ये आ गया अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आता है बच्चों कहाँ गया वो ये वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हमने। अब ये कैसे निकालना है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? होता ये है बच्चों, ये इक्वेशन लिखते हैं हम इक्विलिब्रियम में, जो हम +1 में लिखते थे। अब भी वही लिखेंगे, COH, तो ये आ गया बच्चों आपके पास H, CO नेगेटिव प्लस H। शुरू में मान लीजिए हमने C मोल डाले हैं, तो ये 0-0 ब्रेक होगा, और थोड़ी देर के बाद ये ब्रेक होगा। और ये कितना ब्रेक होगा? तो क्या आपने C डाला है, C डाला है तो ये C अल्फा टूटेगा, ये C अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा? C माइनस C अल्फा बच जाएगा अपने पास। क्या होगा? C माइनस C अल्फा अपने पास बच जाएगा। तो आपको पता है ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो ही जाना है, क्योंकि जितना ब्रेक होना है उतना वापिस आ जाना है इसमें। इस कंसंट्रेशन पे ये इतना ही ब्रेक होगा अल्फा के हिसाब से। ये पता चल गया ना आपको शुरू में C या 0-0 C कंसंट्रेशन आपके पास अगर 1 मोल होता तो ये अल्फा बनता, ये अल्फा बनता। अब ये है C मोल, तो C अल्फा। अब यहाँ आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम वाला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टर की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट प्लस इसकी नीचे आ गया, तो ये आ गया आपके पास C कॉमन C अल्फा स्क्वायर, तो ये 1 माइनस अल्फा आ गया, ये 1 माइनस क्या आ गया? अल्फा आ गया। अब यहाँ हमें सब वैल्यूज इसकी K की डालनी है बच्चों। K की वैल्यू कैसे डालनी है? C कितना हमारे पास 0.025, 0.144, 1 माइनस 0.414, और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आ गया नियरली 3.64 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। इतना आएगा इसका डिसोसिएशन जो है कांस्टेंट आएगा। अब ये समझे बात है? ठीक है, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात समझ लगी आपको सबकी? अच्छे से क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हो गया ये आपको पता लग गया ना? ये C होगा, ये 0-0 होगा। अब वो जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, क्योंकि अगर 1 मोल होता तो ये अल्फा बनता, क्योंकि अल्फा ही टूटना उसने 1 मोल में से। भाई C मोल है तो C अल्फा टूट गया, इसे भी बन गया। अब C अल्फा बन गया, और ये कितना बच गया? C माइनस C अल्फा। जो बच जाता है वो नीचे आ जाता है, और रिएक्टर की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कैसे निकाल देते हैं हम? तो ये है लास्ट लॉ। मैं अब जो ये एक न्यूमेरिकल करवाया, एक और करवाता हूँ। इसमें 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो कंट्रीब्यूशन निकालने के, जैसे वो CA3COH की निकाली थी आपको, और दूसरा ये वाला आ गया, एक और आएगा इसके में। तो ऐसे में ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ही जो हमें आगे चाहिए इसमें से बस। तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ले लेते हैं बच्चों, ये भी है एनसीईआरटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है और 0.024 m, ये मोलरिटी दे रखी है, एसिटिक एसिड, ठीक है, इज 7.896 into 10⁻⁻⁵ Siemens per centimeter. Calculate the molar conductivity. Calculate the molar conductivity and, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एंड if this for acetic acid is 390.5 Siemens here
per mole. What is dissociation? What is dissociation constant? वो ही फिर निकालना हमें, ठीक है ना। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना बच्चों, ठीक है। और इसमें से कुछ और बातें भी देखेंगे हम। क्या देखेंगे? पहले तो ये देख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कपा 1000 बायोमोलैरिटी। तो ये तो हमें दे दिया कपा, और ये इस पे इस मोलैरिटी पे ये कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी आएगी। कपा आ गया 7896 इंटू 10⁻⁵ आ गया, और नीचे आ गया मोलर कंडक्टिविटी आपके पास, मोलैरिटी सॉरी 0.41 आ गया। समझे बात? अब ये वाली जो है वो हमारी इसी भी कंसंट्रेशन पे वैल्यू है, ये आ जाएगी आपके पास नियरली, अगर हम देख ले तो 32.76 सीमन स्क्वायर पर मोल, ये आ गया बच्चों। अब ये दे रखी है इसने, ये इन्फिनिट डिल्यूशन पे है, ठीक है, वो जीरो डाल दी थी ऐसी। तो अल्फा आ गया लैम्डा सी बाय एम, और इन्फिनिट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है ये तो। अब ये कम आई है बच्चों, ये तो अब बार बार नहीं बातें करेंगे, ऐसे बहुत बार हो जाएगी बातें। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो इसका, ये भी आपको पता है। अल्फा जो है इसका नियरली 8.4 10⁻⁻² आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए ये अल्फा है। समझे बात आप? ठीक है, ये पता चल गया, ये ज्यादा है ये कम है, ये तो पता लग गया इसका कोई ना कोई है। अब फिर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब ये कौन सा एसिड है? एसिड बिना लिखे फॉर्मूला मत बना लेना, कई बार ये थोड़ा सा यहाँ पे झोल भी जाता है, H पॉजिटिव, ठीक है। झोल क्या आता है कई बार, यहाँ जो आयंस है बच्चों, ये मैं आपको एक छोटी सी बात अभी फिर कभी चलो क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये आ गया C00, ये C माइनस ये अल्फा, ये C अल्फा, ये C। यहाँ जो स्टिचोमेट्रीज होते हैं ना बच्चों, उनका ध्यान रखना। तो K जब आप लिखोगे ना, उन स्टिचोमेट्री को साथ डालना। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 स्क्वायर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी 2 है, 2C अल्फा आएगा, यहाँ भी 2C अल्फा आएगा, स्क्वायर पे भी आएगा। ये एक क्वेश्चन का डाउट था, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर ये बैलेंस में यहाँ 2 आ गया, मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, और आप C अल्फा सीधा लिखते नहीं, ये 2C अल्फा आएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो ये आ गई K की वैल्यू। अब बच्चों 0.241 इंटू 8 पॉइंट समथिंग था, वो क्या था अपने पास 8.4 इंटू 10⁻⁻², 1 माइनस 8.4 10⁻⁻²। तो यहां से K की वैल्यू 1.86 10⁻⁵ जो है वो आ गई। ये आ गया अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आज हमने पूरे का पूरा लॉसला बच्चों कर लिया, न्यूमेरिकल्स कर लिया, यूजेस कर लिए, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वही है उसका कि उसका सबसे बड़ी यही बात थी कि जो आयन, कटायन या अनायन, इनडेफिनिट डिल्यूशन जब आ जाती है, वो पूरा डिसोसिएट हो चुका है, साल्ट जो है, तो कंट्रीब्यूशन जो करता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, वो अपनी एक डेफिनेट वैल्यू करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ कौन अटैच है। अब इसी चीज को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनिट डिल्यूशन पे पूरा ब्रेक होने पे वो कितनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या कंडक्टिविटी कर सकते हैं बिना उनको ब्रेक कराए, देखिए ध्यान से, बिना उनको ब्रेक कराए, बिना इनफिनिट डिल्यूशन किए भी निकाल पाते हैं। बस हमें वो एसिटिक एसिड और उसके साथ के जो आयंस वाले कंपाउंड को ऐड करना और उसमें से जो फालतू को माइनस करना था। फिर उसने बोला कि आप इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल पाओगे, आप फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल पाओगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ऐसे सारा कुछ हमने कर लिया। ये था अपना लॉस लॉ, ठीक है, जो फिर आगे करेंगे काम।